नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। गरुड़ ऑनलाइन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी नई कड़ी लक्ष्य फौजी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये कड़ी उन प्रश्नों का संग्रह है जो आर्मी जीडी, आर्मी के दूसरे एग्जाम्स में विभिन्न तरीकों से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं उन सभी का यहाँ पर समायोजन किया है। साथ ही साथ यदि कोई परीक्षा में, पिछली परीक्षा में भी कोई आया हुआ प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर सम्मिलित करने का हमारा पूरा प्रयास किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, नई नई चीज़ें जो इसके अंदर बताई जा रही है, जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है, उन पे ध्यान दीजिए। और मैं ये आपको बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले पेपर के अंदर हमारी ये जो पूरी सीरीज चलेगी ये आप सभी के लिए 100% लाभदायक होने वाली है। चलते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा आता है कि क्या पाई एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो वास्तविक संख्या जो होती है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। हिंदी में कहा जाता है उसे वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। तो मैं आपको बता देता हूं कि अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर अवास्तविक आपको पता चल गई तो आपको वास्तविक अपने आप पता चल जाएगी। यदि मैं कहूं कि रूट के अंदर कोई संख्या है और उसके आगे यहां पर माइनस लगा हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है और उसके आगे यहाँ पर आयोटा का निशान दिया हुआ है, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी ये सभी अवास्तविक होगी। इसके अलावा कोई भी संख्या 4/7, -5/2, 0, 1, 2, 3, पाई और आगे की कई संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो है ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है दोस्तों। इसलिए ए जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वो ए राइट होगा कि क्या पाई एक वास्तविक संख्या है। तो आप कहेंगे कि जी हाँ, पाई एक वास्तविक संख्या है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीन मैंने 1 सेकंड के लिए रोक दी है आपके पास। अगला सवाल, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के आगे भी देखेंगे यहाँ पर विषम लगा हुआ है और इसका मैंने आपको सूत्र बताया था कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है n²। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये लिखा हुआ है तो आपका n² यानी 20 का स्क्वायर और आपका उत्तर यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 400। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसका मतलब यहाँ पर सी जो है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, आप इस बात को ध्यान से देख लेना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये विषम लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। वह छोटा पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग मिलता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या है 392, इसे आप इनमें से दी गई किसी संख्या यानी 3, 2, 5 और 7 किसी एक से गुणा कर देंगे तो आपको एक वर्ग संख्या मिलेगी। मैं सबसे छोटी संख्या पहले उठाता हूं, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 से यहाँ पर गुणा करके देख लेता हूँ। 2 का 2 से गुणा 4, 9 का 2 से गुणा 18 का 8, 1 हासिल की, 3 और 2 5 और 1 3 और 2 का गुणा 6 और 1 7। और मुझे पता है कि 784 जो है वो 28 का वर्ग होता है। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो गया। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नंबर सिस्टम का सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 5 और भाग में 5। आपको बोर्ड मास का नियम याद है। सबसे पहले भाग होगा, 5 में 5 का भाग करोगे 1 आ जाएगा, 5 और 1 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। अगला सवाल, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। सबसे पहला धन पूर्णांक 1 + 100/2, 101/2, आंसर आएगा 50.5, यानी आंसर होगा सी। मैंने आपको बता रखा है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो पहली संख्या यहाँ थी 1, अंतिम संख्या स्वयं 100/2, आंसर आ गया आपका 50.5। क्लियर दोस्तों, चलिए आते हैं अगले सवाल पर।
16% का भिन्न रूप क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भिन्न रूप। भिन्न में यदि रूप है तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत पूछा जा रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साधारण भिन्न की बात है। तो 16 हमने 16 लिख दिया, प्रतिशत के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1/100, 4 से 4 बार और 4 से ये आपका घट गया 25 बार। तो इसका भिन्न रूप जो आएगा वो आएगा आपका 4/25। बहुत सिंपल सवाल है और आर्मी के पेपर में कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं। अगला, यदि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 240 में बेचा है यानी क्रय मूल्य आपके पास में यहाँ पर पता नहीं है। यदि आप यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात करते हो तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका 240 रुपया है। इसके बाद में आपने जो लाभ लिया है वो आपका लाभ यहाँ पर 20% का है। क्लियर हो गया? अब आपको पता करना है यहाँ पर क्रय मूल्य, यानी ये पता करना है क्रय मूल्य जितना भी था 100%, 20% का लाभ लिया यानी वस्तु बिक गई आपकी 120% में। 120% बराबर हो गया यहाँ पर 240 के। 240 बटे में 120 गुणे में हो गया आपका 100, 0 से 0 ये कट गया आपका 2 बार और वस्तु का मूल्य जो है वो आ गया आपके पास में 200 रुपए, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, एक नाव धारा के साथ में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो नाव की चाल ज्ञात करें। तो नाव की चाल जब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है, कक्षा के अंदर सॉल्व हुआ था वो। नाव की चाल पता करनी होती है तो सूत्र होता है x + y बटे में 2। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया आपका 8 + 6 बटे में 2, यानी ये हो गया आपका 14 बटे में 2, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल, एक घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 5√3 है? यदि हम बात करते हैं यहाँ पर विकर्ण की तो विकर्ण का जो सूत्र होता है घन का वो होता है √3 गुणे में भुजा। क्लियर? तो √3 गुणे में भुजा बराबर आपका यहाँ पर है 5√3। दोस्तों √3 से √3 आपका कट गया, भुजा बराबर आ गया आपका यहाँ पर 5। कोई दिक्कत? आयतन पता करना है। आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या होता है इसका? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा इंटू में भुजा इंटू में भुजा, आंसर आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलें आगे। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 12 मीटर है। यदि हम यहाँ पर समबाहु की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर बात करते हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3 बटे में 4 गुणे में भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो √3 बटे में 4 और गुणे में भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को 2 बार लिख दिया जाएगा। 4 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 12 तिया आपका हो जाएगा यहाँ पर 36 और √3 का √3, यानी आपका आंसर आएगा 36√3, यानी यहाँ पर ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल है तो एक गलती यहाँ पर है कि यहाँ पर घात में नहीं लगाया हुआ है वर्ग, वो मैंने लगा दिया। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट नहीं है। अगला पॉइंट 12 अनुपात पॉइंट 21 समानुपात 8 और इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। ठीक है, अंदर ही अंदर गुणा बाहर ही बाहर गुणा, ये हो गया आपका पॉइंट का 12 गुणे में x बराबर पॉइंट का 21 गुणे में 8।
कोई दिक्कत? x बराबर आ गया आपका पॉइंट का 21 गुणे में 8 बटे में पॉइंट का 12। अब ध्यान से देखिए, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट वैसे ही कैंसिल हो गया, वैसे ही कट गया। 3 से काट लेते हैं 4 बार, 3 से काट लेते हैं 7 बार, 4 से आपका 8 कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, यानी 14 यहाँ पर सी ऑप्शन में है, तो सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? कोई फालतू की बात नहीं कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में खत्म। अगला सवाल, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, 225 रुपए में खरीदा, 15 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 15 मैंने खर्च कर दिए, यानी मेरे चित्र घर में कितने रुपए में पड़ गया? 240 रुपए में पड़ गया। मैंने उसे 300 में बेचा, खरीदा कितने में था? 240 में, बेच दिया कितने में? 340 नहीं है, 300 रुपये है, 300 में, यानी मुनाफा कमा दिया 60 रुपए का। किस पर? 240 पर। तो 240 के ऊपर 60 रुपए गुणा किया 100 से, 60 से ये कटा 4 बार, 4 से ये कटा, 25% जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर चलते हैं अगले सवाल पर। 5 की घात -4, 5 की घात -4, मैंने कहा था माइनस के साथ में हल नहीं होगा, अगर माइनस हटाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यानी 1 के बटे में लिया होगे तो -4 आपका प्लस में 4 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रश्नों में आती है और बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते, तो देख के डरना नहीं है, चीज़ों को सीख लेना है। क्लास के अंदर नियमित रूप से पढ़ाई जा रही है ये सारी चीज़ें। तो जो अभी बच्चे एब्सेंटी चल रहे हैं या अभी गांव बैठे हैं, लाइब्रेरी है या बाय द वे कोई भी कारण से क्लास में नहीं आ रहे हैं, उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया करके क्लास में आना, रेगुलर आना शुरू हो जाए, ठीक है ना? नहीं तो जितना भी पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओगे, और अगर बाय द वे एकदम से शॉर्ट नोटिस आ गया क्लास का, एग्जाम का, तो उसमें फिर अपना कवर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अगला सवाल, 369 यानी 359 के आधे का 2/3 कितना होगा या किसके बराबर होगा? ठीक है, 3 से ये कट जाएगा आपका 1 बार, 2 बार और ये आपका 3 बार, 2 से आपका 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 123, सिंपल 123, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चले आगे। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, √6 गुणे में √15 बराबर में x √10, और यहां पर पूछा है x का मान। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार ध्यान से देखना। √6 और √15, कक्षा वाला गाना गाओ, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर रूट में 90 बराबर में x, और इधर भी रूट में गया। ठीक है, अब क्या करें सर? इतना तो कर लेंगे। तो अब 90 को तोड़ो 2 भागों में, कम से कम एक रूट संख्या लाने की कोशिश करो। कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका √10 गुणे में √9। 9 का 10 से गुणा करोगे 90 आएगा, मैंने लिख दिया, बराबर इधर हो गया आपका x, रूट में आपका 10। कोई दिक्कत? अब √10 से √10 आपका कट गया और ये आया 3, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया? 3। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन कई बच्चे देखते ही डर जाते हैं। आप एक बार इस सवाल को वापस से देखना, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। ब्लड रिलेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं डायरेक्ट। m भाई है n का, m भाई है n का, ठीक है। k बहन है m की, k बहन है m की। p भाई है o का, p भाई है o का। o बेटी है n की, o बेटी है n की। तो p ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया आपका, ये डायग्राम यहाँ से कट गया, ठीक है। अब क्या पूछा उसने? बताइए कि p का चाचा कौन है।
तो पी का चाचा कौन है, यानी ये बात जब हमसे ये पूछना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एन को पिता बता रहा है, तभी तो ये चाचा पूछ रहा है, नहीं तो मामा भी पूछ सकता था, लेकिन इसने पर्टिकुलर चाचा पूछा है। तो यहाँ पर पी का जो चाचा है वो कौन है, एम है, क्योंकि ये इसके पिता का भाई है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल हमारा आता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यदि किसी कूट भाषा में गेट को फेट कहा जाता है, आप देखेंगे ATE, ठीक है, ल्यूट यानी LUTE, और यहाँ पे भी KUTE में UTE कॉमन है। इसका मतलब काइट में ITE जो लिखा हुआ है ये कॉमन होना चाहिए, अभी तक सब राइट हैं, लेकिन EFG एक माइनस, IJKL एक माइनस, तो IJKL एक माइनस L, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, और बाकी तीन ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो LITE जो शब्द है वो आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला सवाल आता है हमारा, कहीं ना कहीं दिशा परीक्षण का सवाल है। शाम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर ये हमने बिंदी बनाई और पूर्व की ओर हम इसे यहाँ पर 5 किलोमीटर ले जाते हैं। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है पेन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। शाम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, चल गया। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ा, 3 चला, बायां यानी ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा, 4 चला, दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पर 4 चल गया, ठीक है। इसके बाद वह पीछे की ओर मुड़ा, बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर था, तो यानी अब वो बिल्कुल अपने विपरीत देख रहा है, यानी अभी पूर्व में जा रहा है और अब विपरीत देख रहा है, यानी पश्चिम की ओर था। तो इसके सम्मुख कौन सी दिशा थी, यानी पश्चिम दिशा थी। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगला, 10 गायें 10 बोरे घास 10 दिन में खाती है, ठीक है। ये गाय है, ये 10 बोरे हैं, ये 10 दिन है, ध्यान से देखना। तो एक गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएगी, D2, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 1 से 1 कट गया, इधर 10 बचा, इधर बच गया आपका D2, यानी सिंपल है, आंसर आएगा आपका 10। बहुत ही आसान सवाल। चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल पर। प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द, अंक, अक्षर बाकी विकल्पों से अलग है, उस विकल्प को छांटिए, ठीक है। अलग छांटना है, विषम शब्द छांटना है। विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष, अन्वेषण, ठीक है। अगर मैं बात करूं विश्लेषण, खोज और अन्वेषण की, तो ये सभी किसी चीज के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने का जब हम काम करते हैं तो अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन निष्कर्ष कब निकलता है कि जब हम उसके बारे में कंप्लीट वर्क, कंप्लीट कार्य, पूरा का पूरा कार्य कर देते हैं। वो चीज़ क्या है, कैसी है, उसके बारे में क्या जानकारी देनी है, वो सब देते समय जब हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है ना, तो वो है निष्कर्ष। तो ये इन सबसे अलग होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आज का मैथ्स का पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। अभी थोड़ी देर में साइंस के जो टीचर हैं वो आपको पेपर यहाँ पर हल करवा देंगे, उसके बाद में जीके का। मैं आशा करता हूँ कि जब तक जो बात हमने पहले कही थी आप लोगों से कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम दैनिक रूप से रोज़ एक पेपर आपको देते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमने जो हमारा वादा किया उस वादे को हम पूरा करते जा रहे हैं। आप सभी से बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पे जो लिंक आते हैं उनको देखो, जितने भी वीडियो हम भेज रहे हैं इन सभी वीडियो को आप देखें। इन वीडियोस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आपके लिए भेजे जा रहे हैं जिन प्रश्नों को पुराने पेपरों में देखा गया है, चाहे वे एसएससी के पेपर हों, चाहे वे आर्मी के पेपर हों, आर्मी टेक्निकल के पेपर हों, एनए के पेपर हों। साइंस के सवाल एनए के पेपर में से भी हैं, कुछ सवाल मैंने एनए के पेपर में आए हुए थे वो मैंने मैथ्स में भी डाले हैं। तो ये सभी आप लोगों के लिए किया जा रहा है। जितना आप लोग बारीकी से इन पेपर को देखेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है
बाय मिस्टेक हो जाती है वो एक अलग बात है। यदि फिर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक आ रही है, बार बार आ रही है, तो कृपया आप हमें उससे अवगत करवा दीजिए। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला साइंस का पेपर शुरू हो रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। किस किस की बात की है? वॉशिंग मशीन और दूध से जो मक्खन बनाने वाली मशीन है उसका कार्य सिद्धांत किस पे ऊपर कार्य करती है? अपकेंद्रण पे, अपोहन पे और उत्क्रम प्रासरण पे या विसरण पे? तो आप सभी को पता है कि जो वॉशिंग मशीन या फिर दूध से जो मक्खन बनाने वाली जो बिलोने की जो मशीन होती है वो उस पार्टिकल्स को बाहर की साइड में फेंकती है। दैट मीन्स कि वो हो जाएगा आपके अपकेंद्रण। अच्छा, मतलब इसमें बल कहाँ लगता है? केंद्र से बाहर की ओर। अच्छा, अगर केंद्र की ओर लगता तो वो हो जाएगा आपके अभिकेंद्रण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो उसमें आपकी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पीई बराबर हो जाएगा आपके mgh, और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपके 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व है। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आप सभी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि जो जल का अधिकतम घनत्व है लिखाया हुआ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो मतलब होता है 273 केल्विन। और इसमें 4 की प्लस की बात की है तो 4 इसमें ऐड कर दें, तो 4 ऐड कर दें तो आपके हो जाएगा 277 केल्विन। क्या हो जाएगा? 277 केल्विन। तो जल का घनत्व अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी सही है और 277 केल्विन भी सही है। मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली है वो मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती, या कभी कभी सुनी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है मतलब पराश्रव्य तरंगे अपने कान नहीं सुन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? किसकी बात कर रहा है ये? ऊष्मा की बात कर रहा है। और सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है तो विकिरण विधि द्वारा जो ऊष्मा है वो सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अब सभी को पता है जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो विकिरणों के माध्यम से आती है और वो बहुत तेज होती है। तो जो विकिरण के माध्यम से ऊर्जा या ऊष्मा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसकी बात कर रहा है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कब होता है? जब प्रकाश जाता है कहाँ से? फर्स्ट ऑप्शन, हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में। तो वायु तो उसमें ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, जल और कांच ये अलग अलग माध्यम आ गए तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा आपके जब कोई भी प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया या फिर उसे क्या बोल सकते हैं? विट्रोल का तेल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका सूत्र क्या होता है आपके H2SO4, और जिसे क्या बोल सकते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, उसी को क्या बोला जाता है? तूतिया कह सकते हैं या फिर विट्रोल का तेल कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कि अम्लों की रानी किसे कहा गया है? तो जो अम्ल की रानी होती है वो होती है आपके NH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? किस बंध की बात की जा रही है? हाइड्रोजन बंध की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि जो जल में H2O और इसमें आपके हाइड्रोजन बंध होता है। डीएनए में भी हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो होता है। और प्रोटीन में भी आपके हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। दैट मीन्स के हाइड्रोजन बंध इन तीनों में पाया जाता है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री आपके जो कृषि करते हैं और कृषि के साथ साथ में उसी भूमि पर जब 12 मासी अपन वृक्ष लगाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एग्रोफोरेस्ट्री
सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो देखो, जीवाणु तो करते हैं, पादप भी करते हैं और जलीय जीव भी कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं, लेकिन जो ये वायरस है या जिसे बोल सकते हैं विषाणु, ये आपके कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वह उत्तक, किसकी बात की जा रही है? वह उत्तक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मतलब मेसोडर्म से होता है। आपको पता है कि यहाँ जो बात कर रहा है वो ये भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहा है। भ्रूणीय अवस्था में आपके 3 लेयर होती है। भ्रूणीय अवस्था मतलब माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण बोलते हैं। ठीक है। और उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो होता है आपके एक्टोडर्म, और ये हो जाएगा आपके मेसोडर्म, और जो सबसे आंतरिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एंडोडर्म। और जो ये एक्टोडर्म है ये आपके त्वचा का निर्माण करता है, और जो ये मेसोडर्म है वो आपके रक्त वाहिनियाँ और रक्त का निर्माण करता है। और रक्त जो है आपको पता है कैसा होता है? संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ बात की जा रही है मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म में किसका निर्माण हो जाएगा? आपके संयोजी उत्तकों का निर्माण मेसोडर्म में होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीता जो पीला रंग होता है, पपीते का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण पीला रंग होता है। अच्छा, टमाटर की बात करें तो वो हो जाएगा आपके लाइकोपिन के कारण, और जो गाजर का लाल रंग होता है वो हो जाएगा आपके कैरोटीन के कारण। अच्छा, एक बात बताओ कि जो सूरजमुखी का पौधा है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? हार्मोन का मतलब होता है कि हार्मोन आपके शरीर के अंदर बनते हैं, और इनमें से कौन से विटामिन है जो आपके शरीर के अंदर का निर्माण होता है? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी का निर्माण अपने शरीर में होता है, और इसी विटामिन को आप क्या बोल सकते हो? हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? किसका किससे कनेक्शन हो रहा है? पेशी को अस्थि से। देखिए, जो अस्थि को अगर अस्थि से जोड़े तो उसे क्या बोलेंगे? लिगामेंट। क्या बोलेंगे? लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा है पेशी को अस्थि से, तो पेशी को जो अस्थि से जोड़ता है वो आपके कंडरा जोड़ता है, और कंडरा या फिर इसका एक और नाम हो सकता है टेंडन। क्या हो जाएगा? कंडरा या टेंडन। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो जो आपके फेफड़े हैं, ठीक है, ये आपके फेफड़े, और इन फेफड़ों में आपके कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? तो इनमें आपके मैक्सिमम 5 लीटर गैस धारण कर सकते हैं। और अगर बात करें फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो फेफड़ों में यहाँ पे ये कुपिकाएं पाई जाती है, और कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। फेफड़ों का जो आपके अगर बात करें कि ये यहाँ पे जो प्रथम विभाजन हो रहा है श्वास नली का, वो आपके हो जाएगा ब्रोंकाई। क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं कनाव सर आपका गुरुड ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने जीके का पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो ये रहा अपना जीके का पेपर का पहला सवाल आज का। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो यहाँ जवाब होगा, सही होगा डी, कोरामंडल और रॉयल सीमा नामक जगह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, यानी मानसूनी पवनें गर्मियों में बहती है, तो ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोह धातु किस किस्म का होता है? यानी भारत में अधिकांश पाया जाने वाला लोहा किस प्रकार का होता है, किस किस्म का होता है? तो वो होता है सर्वाधिक हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए। बेला डीला खान संबंधित है, यानी ये किस धातु से संबंधित है? तो ये संबंधित है लोहा अयस्क से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल।
निम्नलिखित में से किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये। तो यहाँ जवाब होगा, सही होगा ए, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के मध्य जो रेल लाइन है ना, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इलाहाबाद का पूरा नाम क्या है? प्रयागराज या प्रयाग? ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योशंग त्योहार मणिपुर राज्य का त्योहार है, ये यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु, ऑप्शन बी राइट यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल, रोहिणी प्रिजन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो रोहिणी प्रिजन कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए राइट यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो वो है इक्वाडोर, ये ब्राजील के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता, बाकी तीनों ये ब्राजील के साथ में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, उत्तरी ध्रुवीय अनुवर प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश है, तो ये क्या ठंडा रेगिस्तान है और कुछ नहीं है, बर्फीला एरिया है, उसको बोलते ठंडा रेगिस्तान, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? पामीर का पठार, इसको बोलते हैं विश्व की छत। नेक्स्ट सवाल, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, वो तो था सबसे चौड़ा पठार, और ये है सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट सवाल, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का क्या कार्य है? तो इनका कार्य सिर्फ एक कार्य है, क्या? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करवाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल अपना सीरीज का, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250 सदस्य, ये अधिकतम संख्या है। तो साथियों, ये था मेरे द्वारा जीके का पेपर सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद साथियों।